हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 3 एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 3 सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा बेटा गति के न्यूटन की गति के समीकरण। ठीक है। न्यूटन की गति के जो 3 समीकरण हैं उनकी हमें क्या करना है, व्युत्पत्ति करना है, उनका निगमन करना है। ओके। और ये गति के 3 समीकरण आपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। 9th में थे, अब जाके 11th में आ गए हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है। हम इसको समझाएंगे। इससे पहले लेक्चर में हम जो मतलब स्टार्टिंग में जो परिभाषाएं थी बहुत सारी, वो परिभाषाएं सारी की सारी हम पढ़ चुके हैं। तो उस लेक्चर को जरूर देख लें और वो परिभाषाएं भी याद कर लें, क्योंकि एक एक दो नंबर में ऑब्जेक्ट बन के आ जाती हैं, एक नंबर में या फिर दो नंबर में परिभाषाएं जो है वो पूछ ली जाती हैं। ठीक है। तो उनको जरूर पढ़ें। चलिए बिना समय लेते हुए हम चलते हैं। हमें पढ़ना है गति के समीकरण, और आपको पता सबसे पहले आना चाहिए गति के समीकरण होते क्या हैं। देखिए, गति का प्रथम समीकरण होता है आपका v बराबर u प्लस कितना होता है, at। एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण होता है आपका s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। क्लियर है। और तीसरा होता है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण होते हैं, और इन तीनों समीकरणों का हमें क्या करना है भैया, निगमन करना है। ठीक है। हमें ऐसे आते हैं, हमें ऐसे रट ले, ऐसे रटने से हमें समीकरण तो याद हो गए, लेकिन इनका निगमन कैसे होता है हमें वो देखना है। तो चलिए हम देखते हैं समीकरण का निगमन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम प्रथम समीकरण। किसका निगमन करेंगे, गति के प्रथम समीकरण का, है ना। तो हेडिंग डालेंगे हम प्रथम समीकरण। और किसका है, गति का है। ये तो आपको पता ही है ना, तो हमने गति लिखा नहीं है। ठीक है। हमने लिख लिया प्रथम समीकरण। अब प्रथम समीकरण का निगमन करना, थोड़ा माना वगैरह लिखना है तो वो हम समझा दे रहे हैं, आप खुद लिख लेना स्वयं से। देखिए, हम यदि कोई चीज आपको समझा दें और आप स्वयं से यदि प्रैक्टिस करके लिख, मतलब स्वयं से समझ के भाषा लिख लो, तो वो सबसे अच्छा रहता है। अब तुम सोचो कि माना वगैरह हमने लिखवा दिया और आप एक एक शब्द से रटने लगे, ठीक है ना, उसको फिर भूल रहे फिर रट रहे, तो वो सही नहीं होता है। आपने कॉलेजों में देखा होगा, कॉलेजों में क्या होता है पता है, कॉलेजों में ये होता है कि जो वहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं वो कोई भी एक टॉपिक लेके आए और उस टॉपिक के बारे में सब कुछ वो समझा के चले जाते हैं। वो लिखवाते नहीं है, पता है, सबको समझा के चले जाते हैं। और इसके बाद उसी टॉपिक को समझ के बच्चे खुद उसके बारे में लिखते हैं कि हमें क्या लिखना। ठीक है ना। तो ये होता है समझदारी का काम। हम आपको लिखवाएं, आप रटो, ठीक है ना, और रट के आप फिर याद करो, रटोगे आप लिखोगे, क्या मतलब, कोई मतलब ही निकला। हम सिर्फ आपको समझाएंगे, अब अपनी भाषा में लिखो, आप कैसे लिख रहे हैं, तब तो आप इंटेलिजेंट कहलाओगे। और अपनी भाषा में लिखोगे तो काहे के इंटेलिजेंट, फिर ऐसा तो रट्टा तो कोई भी मार लेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे भाषा लिखवाएंगे नहीं, आपको समझाएंगे। मान लो कि आपके पास कोई वस्तु है। क्या है, कोई वस्तु, तो जानते हो ना। मान लो आपके पास कोई वस्तु है और उसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। अब भले ही चाहे वो विरामावस्था में हो और चाहे वो चल रही हो, उससे मतलब नहीं है, हमें पता नहीं है। हमने वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या मान लिया बेटा, u मान लिया। ठीक है ना। अब वेग तो आप जानते हो, वेग क्या कहलाता है, वेलोसिटी, है ना। तो प्रारंभिक वेग है, उसको हमने क्या मान लिया, u मान लिया। इसके बाद जैसे कुछ समय लेगी, वो क्या लेगी, कुछ समय लेगी। मान लो कितना समय लिया उसने, t समय लिया। ठीक है। अब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड या 1 मिनट या 20 मिनट, जितना भी उसने लिया हो, तो हमें समय का पता नहीं है, तो हमने क्या मान लिया कि माना उसने t समय लिया। कितना समय लिया, t। जब t समय लिया तो वस्तु की गति बढ़ेगी कि नहीं। जैसे तुम्हें दौड़ लगाना है, पहले तुम धीरे धीरे चलोगे, धीरे धीरे फिर और बढ़ाओगे, स्पीड और बढ़ाओगे, और अंत में तुम खूब तेज दौड़ने लगो कि नहीं। तो ऐसे ही होता है।
तो t समय पश्चात जब वस्तु ने गति की कुछ समय बाद, तो t समय बाद उसका अंतिम वेग कितना हो गया? हमने कहा v हो गया। समझ में आ रही ना? हमने कहा v हो गया। अब हमें एक बात बताओ कि पहले वस्तु का वेग u था, उसने गति प्रारंभ की, गति और बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, अंत में t समय पश्चात अंत में वेग कितना हो गया? उसका v हो गया। तो मतलब वेग बढ़ ही तो रहा है, u से क्या हो रहा है? v हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, ठीक है ना। और वेग बढ़ रहा है यानी क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन हो रहा है। जैसे पहले वेग कम है, फिर वेग और बढ़ जाए, फिर वेग और बढ़ जाए, फिर और बढ़ जाए, तो वेग का बार बार बढ़ना क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन किसके साथ बढ़ रहा है? समय के साथ। वेग कैसा बढ़ रहा है? समय के साथ। हमने क्या बोला आपसे कि मान लो कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है, और t समय पश्चात कुछ समय लगा, t समय पश्चात अंतिम वेग कितना हो गया? उसका v हो गया, ठीक है ना। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगी, तो हम कहेंगे तथा इसका एक समान त्वरण क्या हो? a हो। एक समान त्वरण क्या हो? a हो, मतलब त्वरण बदले नहीं, त्वरण एक समान रहे, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको लिख लेना है जो हमने बताई कि माना वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? u है, ठीक है। t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाता है यदि उसमें उत्पन्न एक समान त्वरण a हो तो, ठीक है। यदि उसमें उत्पन्न एक समान त्वरण क्या हो? a हो तो। अब त्वरण का फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि नहीं? त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन। क्या होता भैया? वेग में परिवर्तन। और बटे क्या होता? समय। वेग में परिवर्तन क्या होता है भैया? वेग में परिवर्तन बटे समय। क्लियर है? बनेगा कि नहीं? ठीक है। अब आपको क्या करना है? त्वरण को हम काय से परिभाषित कहते हैं? a से। तो a बराबर, अब वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये ध्यान रखना हमेशा, अगर किसी चीज का परिवर्तन निकालना हो तो अंतिम में से आपको क्या घटाना है? प्रारंभ। तो वेग में परिवर्तन बराबर क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस अब अंतिम वेग हमने क्या माना था? v माना था, और माइनस प्रारंभिक वेग क्या माना था? u माना था, और बटे समय कितना है आपके पास? t है। समय कितना है आपके पास? t है, ठीक है। अब देखिएगा कुछ नहीं करना है, सिंपल, t भाग में है तो कहाँ पहुंचेगा? गुणा में। तो at बराबर कितना आएगा? v माइनस u, ठीक है। ये में गुणा होगा कि नहीं? तो at बराबर कितना आएगा? v माइनस u। अब जो माइनस का u है उसको उस साइड भेजो तो काय का बनेगा? प्लस का u, और प्लस at पहले से है, u प्लस at बराबर इधर क्या बचा आपका? v बचा, ठीक है। अब इसको सीधा करके लिख दो, या v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस at। बताइए भैया क्या प्रॉब्लम है समीकरण में? क्या दिक्कत है समीकरण में? बोलो। हो गया गति के प्रथम समीकरण का निगमन? ऐसा करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा है कि नहीं? और चल रही स्लाइड, ठीक है। अब निकालेंगे हम गति का द्वितीय समीकरण। चलिए यहां से देखते हैं, ठीक है। यहां से देखते हैं हम गति का द्वितीय समीकरण, यानी दूसरा समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है। अब इसमें देख लो वही चीज है, यहाँ पे गति का द्वितीय समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यही है ना? कितना है? s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसमें देखिए अंतिम वेग नहीं है, क्या जुड़ गई है? दूरी। अंतिम वेग की जगह पे क्या हो गया? विस्थापन हो गया है। तो देखिएगा, मान के चलो कोई वस्तु है और जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है। कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या माना हमने? u माना, वहां भी माना था। तो प्रारंभिक वेग उसका क्या है? u है। अगर मान लो t समय पश्चात, अगर t समय में क्या करती है? वो s दूरी तय करती है। t समय में कितनी दूरी तय कर रही? s दूरी।
यदि वस्तु t समय में s दूरी तय करे तो अंतिम वेग क्या हो जाता है उसका? v हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? मान लो कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है, ठीक है ना। प्रथम वेग यानी पहला वेग क्या है उसका? u है। अगर वो t समय ले तो t समय में s विस्थापन तय करेगी, कुछ ना कुछ दूरी तय तो करेगी, क्यों नहीं खड़ी रहे हैं? जैसे कोई वस्तु गतिमान है तो कुछ समय बाद चाहे 1 सेकंड ले लो चाहे 5 सेकंड ले लो, गति करेगी, दूरी तय करेगी कि नहीं? क्या वहीं के वहीं खड़ी रहे? फिर गतिमान वस्तु का क्या मतलब हुआ? तो हमने यही बोला कि मान लो कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है। t समय में वो क्या करती है? s दूरी तय कर लेती है। t समय में s दूरी तय कर लेती है तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। और वस्तु का त्वरण क्या है? a है। वस्तु का एक समान त्वरण क्या है? a है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? हैं? कोई दिक्कत है? तो माना कैसे लिखेंगे हम? थोड़ा माना वगैरह लिखना पड़ेगा आपको कि माना की, ठीक है ना। क्या लिखना पड़ेगा आपको? माना की, माना की किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय में वह s दूरी तय कर लेती है जिससे उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है, ठीक है। यदि वस्तु का एक समान त्वरण a हो तो फिर क्या करेंगे हम? यदि वस्तु का एक समान त्वरण a हो तो बोलो। हाँ, और यदि वस्तु का एक समान त्वरण a हो तो क्या करें? फिर भी अंतिम वेग भी हो जाता है। तो आगे बोलो अब क्या करना? अब क्या करना पड़ेगा? औसत वेग निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो वही तो हम पूछे तुम्हारे समझे, वस्तु का क्या निकालना पड़ेगा? औसत वेग। चलिए तो देखिए हम क्या लगाने लगे? तब वस्तु का औसत वेग, और औसत वेग आप जानते हो औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो वेग कितने हैं तुम्हारे पास? 2। कौन कौन से? u और v। समझ में आ रही ना? तो हम औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग को कैसे दर्शाएंगे? v एवरेज। कैसे? v एवरेज। av का मतलब होता है एवरेज और एवरेज का मतलब होता है औसत। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। और बड़े v का मतलब क्या होता है? वेग। तो v एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा? औसत वेग। तो देखिए औसत वेग बराबर क्या होगा? प्रारंभिक वेग और प्लस क्या होगा? अंतिम वेग, और बटे कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? औसत वेग बराबर क्या होगा? प्रारंभिक वेग और प्लस क्या हो जाएगा? अंतिम वेग, और बटे 2, यानी u प्लस v बटे कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? अब एक काम करो, इसको आप चाहो तो समीकरण 1 दे दो। क्या दे दो? समीकरण 1 दे दो। अब क्या करेंगे हम? गति के प्रथम समीकरण से, हमने पढ़ा है ना गति का प्रथम समीकरण, तो गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है? गति का प्रथम समीकरण पता है? देखो ये लिखा है v बराबर u प्लस at। तो ये गति का प्रथम समीकरण लिख लिया। तो गति का समीकरण क्या है? प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, यानी v की वैल्यू का है? u प्लस at। तो समीकरण 1 में देखो जहां पे v लिखा है उसकी जगह पे ये वैल्यू रख दो। समीकरण 1 में ये वैल्यू रख दीजिए। तो क्या करेंगे हम? यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। कैसे लिखेंगे? हाँ आप लिख देना, हमने शॉर्ट में लिख दिया समीकरण 1 से। v का मान रखें तो कितना हो जाएगा भैया? v एवरेज। v एवरेज बराबर, अब देखो u लिखा, u जो करता हूं प्लस, अच्छा v लिखा ना, v के स्थान पर क्या लिखना है आपको? u प्लस at। क्या लिखना है v के स्थान पे? u प्लस at। ओके, और पूरे के बटे कितना हो गया? 2। पूरे के बटे 2 था ना, तो 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इधर देखिएगा, v एवरेज बराबर u और u जुड़ेंगे कि नहीं? तो कितना बन जाएगा? 2u और प्लस कितना हो जाएगा? 80 और बटे कितना आएगा? 2। क्लियर? अब क्या कर दो बेटा, इनके अलग अलग बटे कर दो। जो 2 है ना इकट्ठे एलसीएम में, तो उनको अलग अलग बटे करो, उनकी भिन्न बनाओ, है ना। तो ये बन जाएगा आपका v एवरेज बराबर, ये बनेगा 2u बटे 2
और प्लस कितना होगा 80 और बटे कितना हो जाएगा 2। क्लियर? अलग अलग बटे कर दिया कि नहीं? जब एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 क्या कर देंगे हम? काट देंगे। सिंपल 2 से 2 क्या कर देंगे? काट देंगे। तो ये बनेगा आपका बी एवरेज इक्वल टू, तो ये बनेगा आपका यहाँ पे बचा क्या u और प्लस इधर से क्या करो 80/2 है तो 1/2 को आप बाहर लिखो और 80 को गुणा में लिखो, है ना? तो ये होगा आपका 1/2 और कितना हो जाएगा 80। क्लियर है? ठीक है, नीचे कहां तक आएगा? इतना इतना, फिर नहीं आए। चलो देखो, अब तुम्हें एक सूत्र लगाना है यहाँ पे। कौन सा सूत्र लगाना है? इसको समीकरण 2 दे दो। हाँ 2 दे दिया। चलो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे। विस्थापन बराबर क्या होता है? विस्थापन बराबर क्या होता है? वेग गुणे समय। ठीक है, विस्थापन बराबर क्या होता है? वेग गुणे समय या औसत वेग गुणे समय। तो आपको यहाँ पे सूत्र लगाना है। तो विस्थापन को हम क्या लेके चल रहे हैं? एस लेके चल रहे हैं। विस्थापन को क्या लेके चल रहे हैं? एस लेके। तो एस बराबर यानी विस्थापन बराबर औसत वेग। औसत वेग क्या है बेटा? वी एवरेज। ठीक है ना? और गुणे समय क्या है? टी। समय क्या लिया हमने? टी लिया। वी एवरेज गुणे टी। अब समीकरण 2 से आप क्या करो? वी एवरेज का मान रख दो। ओके, समीकरण 2 से वी एवरेज का मान रखो। इसको मिटा रहे हैं। साइड में लिखना है हम समीकरण 2 से। ओके, साइड में लिखा कर जाना सही रहता, यहां नहीं लिखना। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका एस बराबर, है ना? तो क्या लिखेंगे हम? है आ गया? हाँ, एस बराबर, अब वी एवरेज का मान क्या है बोलो? यू था ना, और प्लस 1/2 80 था और पूरे पे क्या लगा दो? कोष्टक में बंद कर दो, क्योंकि जो वी एवरेज का मान है, और इनटू कितना कह दो? टी। और साइड में क्या लग दो? समीकरण कितने से? समीकरण 2 से। ठीक है, चलो मान रखो। तो S बराबर कितना हो जाएगा? T का U में गुणा करो तो क्या बनेगा? UT और प्लस फिर T का T में होगा तो कितना आएगा? 1/2 AT स्क्वायर। क्लियर? और यही क्या है? गति का द्वितीय समीकरण है। चलिए ये हो गया निगमन। बताओ भैया, कठिन है? गति का दूसरा समीकरण कठिन है? नहीं है ना, बहुत सिंपल है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि पहले लगाना है औसत वेग का सूत्र। क्या लगाना है पहले? औसत वेग का। औसत वेग का लगा के फिर आपको पता है कि यहाँ पे v मिल रहा है, तो गति के प्रथम समीकरण से v का मान निकालना, लिख देना। और v का मान किस में रख देना है? औसत वेग वाले में रख देना। तो टोटल औसत वेग जो निकले, फिर आपको विस्थापन का सूत्र लगाना है। विस्थापन बराबर क्या होता है? औसत वेग गुणा समय। औसत वेग का मान रख दो और गुणा का कर दो, समय लिख दो। ठीक है, और बस गुणा कर दो, आ गया आंसर। क्लियर? अब करेंगे हम गति का कौन सा समीकरण? तीसरा। चलिए हम देखते हैं गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, तो हम प्रथम समीकरण मिटा रहे हैं। मिटा दें? क्या करें, मिटाने के नहीं? कछु नहीं भूल जीवन बाकी है। इतने में आपका ये दूसरा समीकरण। चलिए तीसरा देखते हैं। भाषा फिर आपको वही लिखना है जो हमने आपको दूसरे समीकरण में बताई। वही भाषा लिखना है कि माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? u है। t समय में वह वस्तु s दूरी तय कर लेती है, जिससे उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। हो जाता है ना? अंतिम वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। यदि वस्तु का और वस्तु का त्वरण कितना हो? यदि वस्तु का त्वरण क्या हो? a हो तो
तो क्या निकालेंगे फिर हम, बताओ बस हैं क्या क्या शांति। वस्तु का यदि त्वरण ए हो तो पहले हम गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे कि नहीं, और प्रथम समीकरण से मान निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तब गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है, तब गति, हाँ ये तृतीय समीकरण की हमने हेडिंग नहीं डाली, समझ जाना है। चलो हम डाल ले रहे, एक मिनट रुक जाओ। तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण किसकी हेडिंग डालना है, गति का तृतीय समीकरण। ओके, चलो भाषा आपको वही लिखना है जो हमने बताया। क्या बताया कि माना कोई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय में वो s दूरी तय कर लेती है, जिससे उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। यदि वस्तु का उत्पन्न त्वरण क्या हो, वस्तु का एक समान त्वरण a हो तो गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है आपका, v बराबर लिख देगा हम गति के प्रथम समीकरण से, थोड़ा तो लिख ही देने दो, है ना। गति के प्रथम समीकरण से, ओके। गति का प्रथम समीकरण कितना होता है बताओ, v बराबर u प्लस कितना होता, 80। क्लियर है। अब यहां से तुम्हें क्या करना है, t की वैल्यू निकालना है। काय की निकालना है, t की। चलो देखो तो क्या बनेगा, v माइनस यू, ठीक है, और v माइनस यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 80, क्योंकि u को हम वहां ले गए तो v माइनस यू हो गया। अब एक अपक्षांतर करो, ठीक है ना, तो v माइनस यू और बटे कितना हो जाएगा a, और बराबर क्या बचेगा आपके पास t। समीकरण नंबर कितना हो गया 1, ठीक है। t की वैल्यू क्या निकल आई, v माइनस यू बटे a। अब क्या करो, गति के द्वितीय समीकरण से, है ना, क्या लगा दो आप, गति के द्वितीय समीकरण से, ठीक है, गति का द्वितीय समीकरण लगाइए भैया, तो s बराबर कितना आएगा, ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इतना ही आएगा। दे दियो, एक दे दो, ठीक है। तो कितना बन जाएगा बेटा यहाँ पे आपका, जो हो जाएगा s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब समीकरण 1 से t की वैल्यू उठा के रख दो, ठीक है। समीकरण 1 से क्या करो आप, t की वैल्यू उठा के रख दो। कैसे रखेंगे, देखिएगा, s बराबर u तो आपका जो का तो रहेगा, रहेगा कि नहीं। अच्छा, t का मान रखना है, t का मान कितना है आपका, देखो इधर v माइनस यू और बटे कितना है a, ठीक है, इतना रख गया। फिर क्या करना है, प्लस लगा दो, फिर 1/2 a। अब t का मान कितना है आपका, वही है v माइनस यू और बटे कितना हो जाएगा a। क्लियर, क्या स्क्वायर हो तो गया, t पे स्क्वायर था तो हो गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा इधर, तो s बराबर क्या बनेगा, इसका इसमें गुणा कर दो, ठीक है। तो काय का कर रहे हैं हम, u का कर रहे हैं v में, u का v में गुणा कर रहे हैं ना, तो कितना बन जाएगा आपका u v और माइनस u का u में करेंगे गुणा तो u स्क्वायर, ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा आपका a हो जाएगा, ओके। प्लस यहां देखिएगा, हाँ यहाँ पे एक मिनट, इसको हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे,
ए से ये कट जाए लेकिन ए के बचे थे, क्योंकि ए पे स्क्वायर है, वही तो हम बोल रहे। होल स्क्वायर खुलेगा ना तो ए पे स्क्वायर आएगा। रुक जाओ 1 मिनट, ये क्या होगा 1/2, ठीक है, और ए आपका जो का त्यों रहेगा, पहले आएगा इस पे स्क्वायर, तो क्या होगा आपका v माइनस यू का स्क्वायर। कितना होगा v माइनस यू का स्क्वायर, और बटे पे क्या होगा ए स्क्वायर। अब सही अब समझ में आ रही। अब ए से ये क्या होगा कट जाए हैं, ए से ए अब कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका s बराबर, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका u v माइनस यू स्क्वायर और बटे कितना आएगा a और प्लस। अच्छा इसका स्क्वायर खोलना क्या, उसमें खुला है हैं? खोल दें, चलो खोलें, तो इधर कितना आएगा v स्क्वायर और प्लस कितना आएगा यू स्क्वायर और माइनस 2u v। क्लियर? कैसे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होता 2ab, ठीक है ना। तो क्या होगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस कितना होगा 2u होगा कि नहीं होगा? हाँ बता रहे। और बटे में देखो, चाहे आप यहाँ पे ए तो बचा ही रहा है, ठीक है ना, और आप साथ में 2 लगा दो, कितना हो जाएगा 2a, साथ में कितना हो जाएगा 2a। मतलब एक का गुणा हमने इसके अंदर किया था, वही के वही आ गया, और 2 का हमने नीचे ए में गुणा कर दिया, कितना बन गया 2a बन गया, ठीक है। अब नीचे आएगा, इतना तो नहीं कटो, कट गया ये स्टेप, तो बस तो आगे चल रहे हैं ना। चलो देखते हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, देखिएगा इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, है ना। तो देखो एलसीएम लगे तो एलसीएम में कितना आएगा 2a आएगा, आएगा एलसीएम में कितना आएगा दोनों का 2a आएगा। तो इसके बटे a है और इसके बटे 2a है, तो लघुत्तम में जब 2a आए तो 2 का फिर यहाँ पे गुणा होगा, होगा कि नहीं, 2 का क्या होगा यहाँ पे गुणा होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा था अपना s बराबर, तो 2 का यहाँ पे गुणा होना, तो कितना आएगा 2u भी माइनस 2u स्क्वायर, है ना, कितना आएगा 2u भी माइनस 2u स्क्वायर, है ना, और फिर आएगा प्लस। अब इसमें किसी का भी गुणा नहीं होगा, जो कहते हैं आएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ab, तो जी आएगा आओ v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और माइनस 2u v, ओके, और पूरे के बटे लगा दो। अच्छा पूरे के बटे कितना आएगा आपका 2a आएगा, आएगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे वो देख लो, जे प्लस के 2u भी है और जे माइनस के 2u भी है, जे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इधर, अच्छा जे 2a है ना, इस 2a का आप क्या कर दो इधर पे गुणा कर दो a में, ठीक है ना, तो 2s का और 2a का s में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2as बराबर, कितना होगा 2as बराबर। अब देखो इधर जे आपका माइनस 2u स्क्वायर है और ये माइनस का प्लस का u स्क्वायर है, तो माइनस के 2u स्क्वायर में से प्लस का u स्क्वायर चला गया, तो माइनस का बचा कि नहीं, तो ये कितना आएगा आपका माइनस का u स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या है प्लस का v स्क्वायर, है ना, ऊपर नहीं लिखना, इसको सामने लिखना, पहले प्लस का v स्क्वायर, देखो माइनस का u स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो कि माइनस को u स्क्वायर उसको उस साइड भेज दो, तो क्या का होगा प्लस का होगा, तो इधर आएगा आपका u स्क्वायर और प्लस का 2as पहले से है कि नहीं, बराबर इधर क्या बचा v स्क्वायर, तो या करके क्या करके या लगा दो और सीधा करके लिख दो v स्क्वायर बराबर कितना आएगा u स्क्वायर और प्लस क्या बन जाएगा 2as, ओके। बताइए कोई टेंशन? हाँ
कहते हैं पूरो गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण लिख लो जो सिद्ध करो, ठीक है। तो इसमें जहां जहां टी है तो टी का हमने मान समीकरण 1 से निकालो, गति के प्रथम समीकरण से। तो समीकरण 1 से आपको टी को मान ही तो रखना, टी के स्थान पर जो दो का मान तो रखना। हाँ, टी के मान तो आए टी बराबर जो नहीं दोगे तो ये टी के मान है। अब टी के मान के बाद क्या करना है आपको, इनका गुणा खोल लेना, कोष्टक खोल लेना। यू को भी में करो सो यू भी, यू का यू में करो सो यू स्क्वायर बटे में ए ज्यों करता हूँ प्लस 1/2 ए ज्यों करता हूँ, इसका आएगा भी माइनस यू का होल स्क्वायर आएगा और बटे ए का स्क्वायर आ जाएगा। एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जे तो आपने समझ ही लो जो स्टेप ज्यों करते हो, यहाँ पे हमने फिर से स्क्वायर खोल दिया, भी स्क्वायर भी माइनस यू का होल स्क्वायर बराबर का भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2as और बटे कितना हो गया। अरे तो सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2as नहीं 2u भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र का, और सूत्र नहीं और कहां से बने, ठीक है। अब क्या किया हमने, इन दोनों का लघुत्तम ले लिया तो कितना आ गया लघुत्तम में 2a आ गया। तो ए से ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है ना, तो इस वाले पद में 2 का गुणा होगा। तो इस वाले पद में मैंने 2 का गुणा कर दिया और इस वाले में किसी का गुणा नहीं हो रही, किसी का गुणा नहीं किया, बस जोड़ घटा दिए आ गया। उसमें क्या दिक्कत बताओ, गलत कह रहे। तो इतनी चीज समझ में आई ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो नहीं है ना। क्या हो गया, किसी को है कोई दिक्कत बताओ, समझ में आया समीकरण क्या नहीं, सच में कोई कछु बोले ही नहीं आ रही, अच्छा है। प्लस भी, हाँ औसत वेग प्लस यू प्लस बी हो जाएगा, प्लस यू बटे 2 हमने करियो महेश। तो देखिए इस प्रकार से बेटा हमने गति के प्रथम समीकरण का इस प्रकार से हमने गति के प्रथम समीकरण का द्वितीय समीकरण तृतीय समीकरण का निगमन किया, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि तृतीय समीकरण ज्यादा बड़ा है, हो सकता है बच्चों को नहीं आए समझ में या कहीं पे भूल जाए, तो इसके लिए हम एक और दूसरी विधि लेके आए हैं जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल और सरल है। तीसरी विधि देखिए, आपको झटके में चुटकी बजाते ही आ जाएगा। कैसे आएगा, भाषा आपको वही लिखना है। माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, t समय में वह वस्तु s दूरी तय कर लेती है, जिससे उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या हो, a हो, तो वस्तु का औसत वेग क्या निकालेंगे, वस्तु का औसत वेग। और वस्तु का औसत वेग आप द्वितीय समीकरण में निकाल चुके ना, तो क्या लिखेंगे, तब वस्तु का औसत वेग, और औसत वेग को दर्शाते हैं हम कैसे, v एवरेज से। कैसे दर्शाते हैं, v एवरेज से। तो v एवरेज बराबर, तो देखो v एवरेज बराबर, इसका मतलब क्या हो रहा है, औसत वेग का मतलब होता है दोनों वेगों का योग बटे 2, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो चाहे आप u प्लस v लिख दो, चाहे v प्लस u लिख दो, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि है काय में दोनों प्लस में, दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो u प्लस v लिख दो, चाहे v प्लस u लिख दो, तो हमने लिख दिया u प्लस v और बटे कितना हो गया 2। क्लियर, इक्वेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट समीकरण 1। क्या ये अब कहां से होगा, जो अलग से कर रहे हैं हम तृतीय समीकरण का निगमन अलग तरीके से, वो तो हो गया पूरा, उसका आंसर आ गया था। अथवा में जी हम दूसरे तरीके से कर रहे, हो सकता है जी आपको सिंपल लगे, उसमें नहीं जोड़ा है, ये दूसरा है, अथवा डालने ले। ये गति के समीकरण का क्या है, अथवा है, ये तीसरा समीकरण हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, समझ में आ गई। अब देखो, अब क्या निकालेंगे हम,
गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। देखो समझते जा, एक बार हमने क्या लगा दिया, औसत वेग। समीकरण नंबर कितना मिल गया, 1। अब किया हमने गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। ऐसा क्या करो, आप t का मान निकाल लो। क्या करो, t का मान निकाल लो, तो u को पक्षांतर करो, तो v माइनस यू बराबर क्या बनेगा, ए टी बनेगा। ठीक है ना, तो v माइनस यू और बटे a बराबर कितना आएगा, t। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। समीकरण 2 हो गया, दूसरे जैसा है ना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ठीक है, अब क्या करेंगे अब, ठीक है ना। अब देखो, आप जानते हो कि विस्थापन का फॉर्मूला लगाना है। विस्थापन बराबर क्या होता है, औसत वेग गुणे, विस्थापन बराबर क्या होता है, औसत वेग गुणे समय। तो आपको सूत्र लगा देना। देखिए क्या लगाना है आपको, विस्थापन या दूरी है, विस्थापन बराबर औसत वेग और गुणे क्या होगा बेटा, समय। देखिए बहुत सिंपल होने वाला है, तुम भी देखते हुए देख के रह जाओगे। एस बराबर क्या है, v एवरेज, औसत वेग v एवरेज है और गुणे समय क्या है, t। तो एस बराबर मान रखो, बहुत सिंपल है। देखो जहां u प्लस v है, हमने बोला ना कि u प्लस v कर दो चाहे v प्लस u कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों काय में है, प्लस में है। तो हम u प्लस v को क्या लिख रहे हैं भैया, v प्लस u। तो यहाँ लिखेंगे हम v प्लस u और बटे कितना है हमारे पास, 2। बटे कितना है, 2। क्लियर है। अब समय, समय का मान क्या है, देखो समय, समय v माइनस यू बटे v माइनस यू और बटे कितना हो गया, a। क्लियर है। तो देखिए s बराबर, इसका गुणा कीजिए तो कितना बन जाएगा आपका, v प्लस यू एक कोष्टक में और v माइनस यू दूसरे कोष्टक में और बटे और 2a का क्या हो गया, यहाँ पे गुणा हो गया। हो गया, इतना कटारो नहीं है। अब जो 2a है, इस 2a का इधर पक्षांतर करेंगे तो s में क्या होगा, 2a का गुणा होगा। ठीक है ना, यहां से कर रहे हैं हम। तो s में 2a गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2as। इतना खत्म। तो यहाँ पे क्या बचा, b प्लस यू और b माइनस यू, यानी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस और माइनस स्क्वायर उठा कर उधर फेंक दो, प्लस का होगा और प्लस क्या आएगा, 2as बराबर b स्क्वायर। अब इसको सीधा करके लिख दो, उल्टा लिखा है, या b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो बताइए कैसी लगी ये विधि, बताइए। ये विधि सिंपल है कि वो विधि सिंपल थी, सुनिए। तृतीय समीकरण की हमें 2 विधि से कराया। हाँ, यहाँ s बराबर 1 2 इधर, इसमें हमने क्या किया, देखो देखो ये दोनों है, इन दोनों को कोष्टक में लिख दिए, क्योंकि गुणा तो होना ही है, तो कोष्टक में लिख दिए बटे और पहले हमें 2 का a में गुणा कर दिया, 2a, फिर 2a का इधर s में, तो 2as, फिर जे बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पक्षांतर। हमें तो लगता है कि उस विधि से जे विधि सरल है कि नहीं, उस विधि से ये विधि सिंपल है गति के तृतीय समीकरण की। तो अधिकतर आप इसको पढ़ना, ये विधि सिंपल है। और अगर बीच में हमें एक आध विधि और यदि कभी याद आएगी सिंपल सी, तो हम और भी बता देंगे, और छोटी विधि मिलेगी तो हम कभी वो भी बता देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास अभी में 2 ध्यान थी तो हमने 2 विधियां आपको पढ़ा दी है तृतीय समीकरण की। ओके, तो ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमारा गति के तीनों समीकरणों का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आपको ये गति के समीकरणों का निगमन करना सीखना है। ठीक है, और सुनिए इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, बुक में से देख के या कहीं से भी देख के इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कर लेना। हो सकता है कुछ आंकिक प्रश्न हम भी करा दें,
तो हम भी आपको अगले वीडियो के माध्यम से करा देंगे। तो ये बेटा, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।